हरिपुर नामक एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास ढेर सारी गायें थी। वो हर दिन अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में लेके जाता। रामू के दो छोटी जुड़वा पुत्री थी। वो दोनों बिल्कुल हमशक्लें थी। उसके माता पिता और गाय के अलावा कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे कि कौन रिंकी है और कौन पिंकी है। सुमित्रा की दो पुत्रियां थी। वो इसीलिए ईर्ष्या करती थी और वो रामू के साथ हमेशा लड़ती रहती थी। ईश्वर ने हमें दो पुत्रियां दी, इसके अलावा तो पुत्र ही दिए होते तो ठीक रहता। मुझे पुत्रियां बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ही संभालो अपनी पुत्रियों को। क्यों बेचारी पुत्रियों को देखकर जलती रहती हो पूरा दिन? इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरी उम्मीद पर पानी फेरा है। मुझे पुत्र चाहिए थे और ना चाहते हुए भी ये चुड़ैल आ गई। सारे दिन मेरा जान खाया जाती है। आप किसी एक को अपने साथ ले जाओ। मैं दोनों को नहीं पाल सकती। कान खोलकर सुन लो। सुबह एक दिन रामू की पत्नी को उसके बीमार माँ के हाल पूछने उसके माँ के घर जाना था। ए जी, सुनते हो? मैं कल सुबह रिंकी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। अरे हाँ भाग्यवान, ठीक है, तुम जाओ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम जल्दी वापस आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे सब पता है। आप तो यही चाहते हैं ना कि दूर चली जाऊं और तुम्हें छुटकारा मिल जाए। अरे भाग्यवान, तुम हर बात को ऐसा क्यों सोचती हो? ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो मत जाओ। हाँ, क्यों नहीं। तुम तो यही सोचते हो कि मैं सारा दिन तुम्हारा और तुम्हारी पुत्रियों के पीछे लगी रहूं, पर मैं जा रही हूँ। अरे ठीक है भाग्यवान, अपना और रिंकी का ख्याल रखना। सुबह अगले दिन सुमित्रा सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम करने के बाद रिंकी को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। चलो जल्दी जल्दी सारे काम करके पिंकी को तैयार कर देता हूँ। फिर अपनी गायों और पिंकी को लेकर जंगल में चराने के लिए निकल जाऊंगा। जंगल में पहुंचने के बाद रामू पिंकी को लेकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ देता है। रामू सुबह जल्दी उठने की वजह से वहां पेड़ के नीचे रामू को नींद आ जाती है और इतने में पिंकी खेलते खेलते दूर चली जाती है और गाय ने देखा तो रामू नींद मार रहा है और पिंकी खेलते खेलते ज्यादा दूर जा रही थी। अरे देखो बहनों, चलो जल्दी हम सब पिंकी के पास जाते हैं, नहीं तो वो घने जंगल में उसे कोई हानि पहुंचा सकता है। विद्या और उसके साथी पिंकी के पीछे पीछे चले गए। पहुंचकर उन्होंने देखा एक खूंखार शेर पिंकी के पास खड़ा था और बोला, अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। वाह, बहुत दिन हो गए इंसान का भोजन करने को मिला नहीं था। इसे तुरंत पहले अपने गुफा में ले जाऊंगा। वो जैसे ही पिंकी को लेने के लिए आगे बढ़ा, विद्या और गायों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर भगा दिया।
अरे आज तो बच गया, लेकिन कल नहीं बच पाएगा मुझसे। सुबह दूसरे दिन भी वो पिंकी को ले जाने के प्रयास करते, परंतु इस बार भी वो असफल हो गया और दौड़ते दौड़ते बोलता है, अरे बस करो, कितना मारोगी, मुझे चलने लायक तो छोड़ दो। अरे रुको तो, अभी और मजा चखाते हैं। कहाँ भागते हो, रुको तो सही। अरे मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं वापस आऊंगा। और अगर फिर वापस आए शेर के बच्चे तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शेर दुम दबा के वहां से भाग गया। तुम्हें अब और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और सभी लोग घर वापस चले आए। सुबह अगले दिन फिर से रामू पिंकी को लेकर गायों को चराने के लिए गया। थोड़ी देर बाद वो पिंकी के साथ बैठा था, तब अचानक जोरों की आंधी आई। अरे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पिंकी, बिंदिया, तुम सब कहाँ हो? रामू ने अपने हाथों से सीता को खोजने की कोशिश की, परंतु उसे पिंकी नहीं मिली। आंधी काफी समय तक रहा। जब वो थोड़ा कम हुआ तो रामू ने देखा, अरे मेरी बेटी पिंकी कहाँ गई? और बिंदिया और सब गायें भी नहीं दिखाई दे रही है। सब कहाँ चले गए हैं? हे ईश्वर, सबकी मदद करना। रामू ने काफी समय तक इधर उधर खोजने की कोशिश की, परंतु उसे कुछ पता नहीं चला। वो मायूस होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद उसने देखा तो उसकी बिंदिया को छोड़कर कुछ गाय वापस आ रही थी, परंतु बिंदिया और पिंकी नहीं थी। अरे आ गई मेरी गैया, परंतु तुम्हारे साथ बिंदिया और बेटी पिंकी नहीं आई। नहीं, हम तो बड़ी मुसीबत से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत देर से यही सोच रहे थे पिंकी और बिंदिया कहाँ चली गई हैं। और अगले दिन ही सुमित्रा अपनी माँ के घर से वापस लौटते समय उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मेरी रिंकी को इस जंगल में छोड़ दूं। सुमित्रा कुछ दूर जाने लगी, परंतु फिर उसके मन में कुछ ख्याल आया और वो रिंकी को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ी। घर जाने के बाद उसने देखा तो रामू उदास होकर बैठा था। उसने पूछा, अरे क्या हुआ जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं और इतना रोते क्यों हो? बताओ क्या हुआ? रामू रोते रोते हुए सारी बात सुमित्रा को बताता है। ये सब सुनकर सुमित्रा रोने जैसा नाटक करती है। ए जी, रोइए मत, जो होना था हो गया, अब रोने से क्या होगा? सुमित्रा को तो जैसे पिंकी के गायब होने का थोड़ा भी फिक्र ही नहीं था। रामू ने कई सालों तक पिंकी और बिंदिया को खोजा, परंतु दोनों में से किसी का पता नहीं चला। रामू आसपास शहरों में भी खोजा, परंतु कुछ पता नहीं चला। और बिंदिया पिंकी को लेकर काफी दूर जा चुकी थी। हे भगवान, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर वापस कैसे जाऊं? जाने का रास्ता भी नहीं पता। कहाँ जाऊं? और ये छोटी पिंकी को मैं कैसे संभालूंगी? बिंदिया बहुत मायूस हो गई थी कि वो एक सही जगह पर पिंकी को लेकर गई और उसके पास वही रहने लगी। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा राज्य था। उसका राजा सूर्य सिंह बहुत नेक और दयालु राजा थे।
परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनकी पत्नी चंद्रलेखा को लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गई थी। महाराज, कब तक हम दोनों ऐसे निसंतान रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में कोई औलाद नहीं लिखी है? क्या हम कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं महाराज? आप आज ही कोई बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचिए, ताकि हम लोगों के तानों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो रानी चंद्रलेखा। ठीक है महाराज, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत करिए रानी, मैं जल्द वापस लौटूंगा। राजा सूर्य सिंह रानी चंद्रलेखा का कहा हुआ वचन पूरा करने के लिए बच्चों की खोज में काफी दूर चले जाते हैं। राजा सूर्य सिंह ने सुना कि एक सुनसान और खतरनाक जंगल में एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। अरे, इस समय इस जगह पर बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? राजा सूर्य सिंह महाराज अपने घोड़े से उतरे और जिस ओर से बच्चे की आवाज आ रही थी उसी तरफ जाने लगे। थोड़े समय बाद राजा उस जगह पर पहुंच गए जहां से आवाज आ रही थी और वहां पहुंचे और देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक गाय एक छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। राजा उनके पास गए और कहने लगे, हे माता, आप कौन हैं और इस खतरनाक जंगल में इस बच्ची के साथ क्या कर रही हैं? राजा सूर्य सिंह की बातें सुनकर विद्या को लगा कि ये कोई सही आदमी दिख रहा है। विद्या ने राजा को सारी बात बताई। आंधी आने की वजह से वो दोनों अपने घर वालों का साथ छूट गया और उन्हें घर लौटने का रास्ता भी नहीं पता है। विद्या राजा से पूछती है, परंतु आप कौन हैं? राजा ने विद्या को अपने बारे में सारी बात बताई और कहने लगी, आप कहो तो मैं इस छोटी बच्ची और आपको अपने साथ राजमहल में लिए चलता हूँ। इस शिशु को मेरी पुत्री की तरह रखूंगा और जब बड़ी हो जाएगी तो राजकुमारी बनाऊंगा और मैं आपको भी अपने साथ अपने राजमहल में पूरे ध्यान से रखूंगा। ये सब सुनकर विद्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी कहने लगती है, हे राजन, आज ईश्वर ने हमारे पास आपको भेजा है, नहीं तो मैं इस छोटी बच्ची को कितने दिन तक अपने पास रखती। ठीक है राज, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा सूर्य सिंह तो बहुत ही मन ही मन में खुश हो रहे थे और पिंकी को अपने हाथों में ले लिया। विद्या और पिंकी को अपने राजमहल में ले गए। चंद्रलेखा खड़ी होकर राजा की राह देख रही थी। जब वो राजमहल के पास पहुंचने लगे तो रानी चंद्रलेखा वहां दौड़ कर आ गई। अरे महाराज, आप आ गए। मैं कब से आपके आने की राह देख रही थी और आपके साथ ये बच्ची और गाय आपको कहां से मिल गए? अरे रानी चंद्रलेखा, धीरज रखिए, सारी कहानी बताता हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और विद्या गाय को महल में रहने का और खाने पीने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सैनिकों,
ये गाय माता आज से हमारे परिवार का हिस्सा है और उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। राजा पिंकी को लेकर रानी चंद्रलेखा के साथ अपने कमरे में चले गए और बोले, रानी चंद्रलेखा, ये लो, पिंकी के रूप में आज हम दोनों को एक पुत्री मिल गई। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और इसे हमारी पुत्री के रूप में भेज दिया। परंतु महाराज, ये पुत्री आपको कहाँ पड़ी मिली? राजा ने रानी चंद्रलेखा को बताया कैसे उस भयानक जंगल में उन्हें वो बच्ची और गाय मां मिली। कुछ साल बाद पिंकी बड़ी हो गई थी और पड़ोसी के सभी राज्यों में उसके ही चर्चे होने लगे। पिंकी बहुत समझदार और नेक दिल की थी। पिंकी हर रोज विद्या गाय से मिलने जाया करती थी और उसको खाने के लिए कुछ चारा भी ले जाया करती थी। अरे भाई, राजकुमारी पिंकी कितनी दयालु है। वो अपने माता पिता के साथ पूरे प्रजा के बारे में सोचती है। हाँ भाई, सही कहा तुमने। राजकुमारी पिंकी गांव में भ्रमण करने जाती है और सबका हाल चाल पूछती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मदद भी करती है। माँ, ये लो, आज मैं आपके लिए हरे हरे घास लेकर आई हूँ। बेटी पिंकी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ऐसा बोलकर विद्या सोचने लगी, हे भगवान, पता नहीं रामू और सुमित्रा का पिंकी बिना क्या हाल हुआ होगा। पिंकी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। ईश्वर जाने पुत्री पिंकी अपने असली माता पिता और बहन को कब मिल पाएगी या फिर नहीं भी मिल पाएगी। अच्छा ठीक है विंध्या माँ, मैं चलती हूँ। गांव में भ्रमण करने जाना है। पिंकी बेटी, आज मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो बेटी। अगले दिन सुबह वो अपने रथ पर बैठकर विद्या गाय को अपने साथ लेकर चलती है। चलते चलते वो बहुत दूर एक खतरनाक जंगल के पास आ पहुंचती है। कितना हरा भरा जंगल है, विद्या देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। बेटी देखो ना, कितना सुंदर जगह है। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। तुम मेरा यहीं इंतजार करना। ठीक है, परंतु अब जल्दी लौट आना। मैं यहाँ बरगद के नीचे थोड़ी देर आराम करती हूँ। पिंकी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगी, तब विद्या जंगल के अंदर जाने लगती है। अरे अरे, आज मेरी पिंकी होती तो वो बिल्कुल रिंकी जितनी होती। कितना अच्छा होता। हे ईश्वर, मेरी पिंकी जहां भी हो उसे खुश रखना और मेरी बिंदिया को भी सही सलामत रखना। क्या बात है पिताजी, आप कुछ मायूस दिख रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना पिताजी, क्या बात है। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो हमारी बिंदिया गाय जो थी वो याद आ रही थी तो सोच में पड़ गया था। रामू हमेशा विद्या की बात करके रिंकी की बातों को टाल देता। रामू ने रिंकी को कभी नहीं बताया कि उसकी एक हमशक्ल बहन भी थी। सुबह एक दिन रिंकी के मौसा जी आए
और रिकी की माँ को कहने लगे, क्या मैं कुछ दिनों के लिए रिंकी को अपने साथ ले जाऊं? अरे मैं क्या बोलूं, रिंकी जाने और उसके पिताजी, पता नहीं दोनों बाप बेटी पूरे दिन जंगल में घूमते रहते हैं। थोड़ी देर में रामू और रिकी जंगल में गायों को लेकर आ गए। लो जी देखो, ये दोनों आ गए, अब तुम खुद ही उनसे पूछ लो। क्या मैं कुछ दिनों के लिए रिंकी को अपने साथ ले जाऊं? अरे नहीं भाई साहब, मैं रिंकी को नहीं भेज सकता। पिताजी, मुझे मौसा के घर जाने दीजिए ना, मैं जल्द घर लौट आऊंगी। ठीक है भाई साहब, हम कुछ ही दिनों में रिंकी को आपके पास सही सलामत पहुंचा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ बेटी, परंतु अपना ध्यान रखना और अकेले कहीं नहीं जाना। सुबह अगले दिन से चलते चलते रिकी और उसके मौसा जब जंगल में पहुंचे तो रिकी बोलती है, मौसा जी, यहाँ कुछ समय ठहरते हैं, मुझे पानी पीना है और भूख भी लगी है। ठीक है रिंकी बेटी, ये ले, तेरी माँ ने मुझे ये 2 फल दिए हैं, यहीं बैठकर खा लेते हैं, चलो। दोनों वहां बैठकर फल खाने लगे। तब अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मौसा जी, ये तो कोई मुझे बुला रहा है, परंतु इस सुनसान जंगल में मुझे कौन बुलाएगा। तब विद्या गाय भूल कर वहां आ पहुंची और कहने लगी, बेटी रिंकी, तू कैसी है? रामू और सुमित्रा कैसी हैं? मुझे तो उनके पास ले चल, बहुत जरूरी बात बतानी है उन्हें। रिकी को शीघ्र ही पता चल गया कि ये विद्या गाय है। अरे आप बिंदिया गाय हो ना? पिताजी हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं, आपको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। चलो मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। तुरंत रिकी और उसके मौसा जी विद्या गाय को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर वापस आते देख रामू कहने लगा, अरे बेटी रिंकी, तुम लोग क्यों वापस आ गए घर? पिताजी देखिए किसे लाई हूँ। विद्या ने रामू को सारी बात बता दी और उसने कहा, पिंकी अभी जिंदा है और वो राजकुमारी बन चुकी है। क्या तुम सच कह रही हो बिंदिया? मेरी बेटी पिंकी राजकुमारी बन गई है क्या? ये सच है? अरे हमें, और क्या हम पिंकी से मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, आप सभी को मिलवा देती हूँ। अरे सुना सुमित्रा, हमारी पुत्री पिंकी अभी भी जीवित है। अरे बेटी रिंकी, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। देखो सुमित्रा, तुम हर रोज अपनी पुत्रियों से जलती थी, आज देखो वो राजकुमारी बन गई है। ए जी, आप सही कह रहे थे, मेरी सोच गलत थी। हमें पुत्र और पुत्रियों में अंतर नहीं करना चाहिए। पुत्री रिंकी मुझे माफ कर दे,
मैंने तेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। क्या पिताजी, सच में मेरी हमशक्ल बहन है? तभी आप मुझसे नहीं बताते थे और दिन भर उदास रहा करते थे। पिताजी, मुझे भी बहन से मिलना है। अरे हाँ बेटी, हम सब एक साथ चलेंगे अपनी पुत्री पिंकी से मिलने। चलो बिंदिया, हमें हमारी बेटी पिंकी के पास ले चलो। और वहाँ पिंकी काफी समय तक बिंदिया माँ की राह देखकर उसे इधर उधर खोजने लगती है। अरे ये बिंदिया माँ कहाँ चली गई? शाम होने को आई, लगता है वो वापस राजमहल चली गई होगी। जाकर पता लगाती हूँ। पिंकी ने राजमहल आकर देखा तो बिंदिया गाय नहीं थी। उसने सैनिकों को उसे खोजने का आदेश दिया। इस तरह बिंदिया गाय और रामू, सुमित्रा और रिकी को महाराजा सूर्य सिंह और पिंकी से मिलवाने के लिए निकलते हैं। चलते चलते वो सब जंगल से जा रहे थे। थोड़ा समय विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। तभी कहीं से वही खतरनाक शेर आता है जो रिकी को बचपन में खाने आया था। अरे ये तो वही कन्या है, आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। आज तो मैं इसको अपना शिकार बना लूंगा और बदला लेने का आज बढ़िया मौका है। ऐसा बोलकर वो रिकी को लेकर जाने लगता है। थोड़े समय जाने के बाद रिकी की आंख खुल गई। उसने देखा तो वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ, मेरी सहायता करो, मुझे इस दुष्ट शेर से बचाओ। तभी उधर से एक राजकुमार जा रहा था। अरे ये तो राजकुमारी पिंकी है, परंतु राजकुमारी ऐसे साधारण कपड़ों में यहाँ क्या कर रही है? अरे ओ दुष्ट शेर, छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ मूर्ख इंसान, मुझे क्या मारेगा? अच्छा होगा तू यहाँ से चले जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। फिर राजकुमार और शेर में युद्ध होता है और राजकुमार शेर को मार देता है। तभी वहां पिंकी भी पहुंच आई और राजकुमार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कभी पिंकी को देखा तो कभी रिकी को देखा। रिकी और पिंकी की नजर एक दूसरे पर पड़े। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गई। तभी रिकी अपनी बहन पिंकी से कहती है, मेरी बहन पिंकी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे बिंदिया गाय ने सब बताया है तुम्हारे बारे में। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी एक और हमशक्ल बहन है। कुछ ही देर में रामू, सुमित्रा और बिंदिया गाय खोजते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे बेटी, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। रिंकी बेटी, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब सही सलामत हो। परंतु मेरे माता पिता ने कभी मुझे ये बात नहीं बताई। बेटी पिंकी, चलो हम सब राज दरबार चलते हैं और वहीं पर सारी कहानी बताते हैं। तुरंत वो सभी लोग राज दरबार जाते हैं। राज दरबार में पिंकी और रिकी एक साथ आगे चलते हैं तो सब लोगों के होश उड़ गए। अरे भाई देखो, ये राजकुमारी रिंकी के साथ उनकी हमशक्ल कौन है और ये सब लोग कौन है? हाँ भाई,
मुझे भी ये सब सपना लग रहा है। रिंकी सबको लेकर राज दरबार में चली गई। जैसे ही सब लोग अंदर पहुंचते हैं तो रिंकी और पिंकी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पिंकी, ये तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी, ये रिंकी की हमशक्ल बहन पिंकी है और ये उनके माता पिता है। राजा और रानी पहले तो ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि कहीं वो रिंकी को खो ना दे, परंतु बाद में राजा उनके स्वागत के लिए जाते हैं और रामू को गले लगा लेते हैं। महाशय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमने आपको खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब आप नहीं मिले तो रिंकी को हमारी पुत्री बनाकर हमारे साथ रख लिया। आप बिंदिया गाय से पूछ सकते हैं। हे राजन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने तो इतना अच्छा काम किया है। मुझे बिंदिया ने सारी बात बताई। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज मैं पूरे राज्य में यह घोषणा करता हूं कि अब मेरी एक नहीं दो पुत्रियां हैं और दोनों पुत्रियों का नाम पिंकी और रिंकी है। इस तरह राजा सूर्य सिंह और उनकी दोनों पुत्रियों के साथ साथ उनके माता पिता और बिंदिया गाय राजमहल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो त्रिपुरा नाम के राज्य में राज करता था। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहे और राज्य के हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। महाराज, कोई विशेष कारण? मंत्री जी, नहीं, और बात कुछ और है। इन दिनों मेरे सपनों में अजीब अजीब दृश्य आते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे परिजन भूखे हैं, उनके पास अन्न नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, माताएं व्याकुल हैं और सारा राज्य किसी अज्ञात पीड़ा से त्रस्त है। रात को नींद नहीं आती, हृदय बोझिल रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा दुख मेरे राज्य पर छाया बनकर मंडरा रहा है। मैं राजा हूँ, पर इस बेचैनी से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा। महाराज, आपकी करुणा ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं मंत्री जी, तो अब समय आ गया है कि मैं स्वयं देखूं। गुप्त वेश में जाऊंगा गांव की ओर, सुनूंगा लोगों की बातें, महसूस करूंगा उनकी पीड़ा। सिर्फ सुनने से न्याय नहीं होता मंत्री जी, वहां चलना होगा। जैसा आपका आदेश महाराज। फिर राजा और मंत्री सामान्य वेशभूषा में गांव में घूम रहे थे। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दो ग्रामीण, अरे सुना क्या, नदी किनारे एक साधु आए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होता है। हाँ, मोहन की माँ कल गई थी उनसे मिलने। साधु ने कहा था तुम्हारा बेटा किसी ऊंची जगह काम करेगा और आज ही पड़ोस राज्य से बुलवाया उसे ले। बड़ा पहुंचे हुए लगते हैं, आंखों में देखते हैं तो जैसे आत्मा तक पढ़ लेते हैं। वो मंत्री की ओर मुड़ते हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई साधु आया है और हमें जानकारी तक नहीं, ये कैसे संभव है? मंत्री जी, क्या आपको इस साधु के विषय में कुछ ज्ञात है? नहीं महाराज, मुझे भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। तो आइए स्वयं चलकर देखते हैं कौन है वो जो हमारे राज्य की आत्मा तक को पढ़ने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान अवस्था मुद्रा में बैठे थे। हाथ में एक पत्ता था जिस पर वे राख से कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो महात्मा? मैं जानता था आप आ जाएंगे महाराज। तुम जानते हो कि मैं? देखिए, मैंने आपके ही भविष्य की पंक्तियां लिखी है जब आप गांव में ही थे। राजा पत्ता लेते हैं। उस पर लिखा होता है, राजा का पुत्र उसी की पुत्री से विवाह करेगा।
ये क्या है? मेरे पुत्र का विवाह मेरी बेटी से? हे महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री। तो फिर ये भविष्यवाणी कैसी? क्या ये संभव भी है कि भविष्य में मेरी एक पुत्री हो और फिर वही मेरी पुत्र वधू बने? ये कैसे हो सकता है महात्मा? क्या ये कोई त्रुटि है? जो लिखा गया है वो भविष्य है, और भविष्य ना राजा की इच्छा से बदलता है, ना साधु की चेतावनी से रुकता है। बस कर्म बदल सकते हैं उसे। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम भयभीत हो, इसीलिए निर्णय गलत करोगे। पर याद रखना, जिस सत्य से भागते हो वो एक दिन द्वार पर खड़ा मिलेगा। क्या? तुम्हारा भय तुम्हारी बेटी से दूर करेगा और वही तुम्हें भविष्य के गर्त में धकेलेगा। अगर ये सत्य है तो मैं उस सत्य को मिटा दूंगा। राजा और मंत्री वहां से लौट जाते हैं। साधु वहीं बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद रानी को पुत्री होती है। ये जानकर राजा मन ही मन विचलित थे। ये कन्या है? हाँ महाराज, देखिए ना कितनी सुंदर है। आपकी ही आंखें हैं इसमें। मुझे पुत्री नहीं चाहिए थी, ये तो नहीं होना था। क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी संतान है महाराज। इस नन्ही सी जान ने क्या अपराध किया है? तुम नहीं जानती महारानी, एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, यही पुत्री एक दिन मेरे पुत्र से विवाह करेगी, अपने ही भाई से। कैसी अजीब बात है ये। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, कोई सत्य तो नहीं। मैं कोई भी ऐसा भविष्य नहीं चाहता जो मेरी संतान को पाप में धकेले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो आप क्या करेंगे? क्या इस बच्चे को? हाँ, मुझे उसे दूर करना होगा, हमेशा के लिए। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक माँ हूँ, अपनी संतान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा करो रानी, पर अब तुम्हें चुनाव करना होगा। या तो मैं रहूंगा या ये बच्ची। मंत्री जी, एक मजबूत संदूक बनवाइए और उसे गुप्त रूप से नदी किनारे ले चलिए। कुछ समय बाद नदी के किनारे मंत्री और राजा एक संदूक लेकर आते हैं, जिसमें वो मासूम बच्ची सो रही थी। मुझे क्षमा करना बेटी, तेरा अपराधी सिर्फ ये है कि तू पैदा बेटी हुई है। महाराज, क्या कोई और मार्ग नहीं? ये मेरे राज्य की शांति और भविष्य की रक्षा का निर्णय है। मंत्री जी, बहा दीजिए इसे और किसी से कुछ ना कहिएगा। मंत्री चुपचाप संदूक को उठाकर नदी में छोड़ देता है। लहरों के साथ वो संदूक दूर और दूर बहता चला जाता है। अगली सुबह नदी किनारे रामू धोबी अपने दोस्त बिरजू के साथ अरे रामू, आज फिर सबसे पहले आ गया तू। लगता है कपड़े धोने से ज्यादा तुझे नदी से प्यार हो गया है। प्यार तो तब होता है जब ये नदी हमारे दुख में भी धो देती है बिरजू। बस काम करता हूँ ताकि पेट भर सके। अचानक रामू की नजर पानी में बहते हुए संदूक पर पड़ती है। अरे बिरजू देख, वो क्या है? वो तो कोई संदूक लग रहा है और बहता चला रहा है हमारी ओर। दोनों दौड़कर पानी में घुसते हैं और संदूक किनारे खींचते हैं। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं, भीतर एक नन्ही कन्या लाल कपड़ों में लिपटी सो रही थी। हे भगवान, ये तो एक जीवित बच्ची है। कितनी प्यारी है रामू, देख तो सही, जैसे कोई अप्सरा हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो चमत्कार है बिरजू, जैसे मेरी सुनी गोद को ईश्वर ने भर दिया हो। क्यों नहीं रामू, तूने कितने सालों तक औलाद की दुआ की है। देख, भगवान ने तुझे सीधे अपनी गोद से ये बच्ची दी है। रख ले इसे, ये तेरी ही बिटिया है रानी है। हाँ बिरजू, ये मेरी बिटिया है, मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी। मैं इसे अपने दिल से लगा कर रखूंगा। रामू बच्चे को सीने से लगाकर घर की ओर दौड़ता है। रामू, ये बच्ची कहाँ से लाए हो? नदी में बहती मिली माया, जैसे खुद भगवान ने हमें सौंप दी हो। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। माया बच्ची को देखती है और वो बच्ची को गोद में ले लेती है। रामू, ये तो सचमुच ईश्वर का वरदान है। हमारी गोद सूनी थी, अब ये हमारे आंगन की रोशनी बनेगी। इसका नाम क्या रखेंगी माया?
नाम? इसका नाम कल्पना रखती हूँ, क्योंकि ये किसी की कल्पना से कम नहीं लगती। समय बीतता है और महारानी एक बार फिर गर्भवती होती है। तभी एक दाई दौड़ती हुई आती है। महाराज, बधाई हो महाराज, रानी साहिबा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पुत्र? सच कहा तुमने, मुझे पुत्र हुआ है। हाँ महाराज, एक तेजस्वी, स्वस्थ और सुंदर पुत्र, जैसे सूर्य का टुकड़ा हो। राजा भीतर दौड़ते हैं। सौम्या, तुमने जो जैसे मेरे अधूरे जीवन को पूर्ण कर दिया हो। देख रहा हूँ इसे, कितना शांत है अभी, पर इसके नेत्रों में जैसे कोई दीपक जल रहा हो। ये हमारे भविष्य का दीपक है, हमारा उत्तराधिकारी। राजा अपने पुत्र को गोद में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी मंत्री वहां आते हैं। आओ मंत्री जी, देखो आज मेरा भाग्य कितना प्रबल है। मेरी गोद में मेरा उत्तराधिकारी है। आज तो आनंद का दिन है, और तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? महाराज क्षमा करें, पर एक बात भीतर से कचोट रही है और मैंने सोचा अब कहना ही उचित होगा। क्या बात है मंत्री जी, आज के दिन कैसी चिंता? महाराज, आपको साधु की बात याद है जिसने कहा था तेरा पुत्र तेरी ही पुत्री से विवाह करेगा? मुझे नहीं पता क्यों, पर वो बात आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। आपके पुत्र के साथ साथ उस भविष्यवाणी का दूसरा पक्ष भी। नहीं मंत्री जी नहीं, हमने उस कन्या को स्वयं नदी में बहा दिया था। वो अब इस संसार में नहीं है, और वो भविष्यवाणी वो एक भ्रम थी, या फिर साधु की कोई चाल। मैं अपने पुत्र को लेकर किसी भय में नहीं जी सकता। शायद आप सही हो महाराज, शायद ये मेरे ही भीतर की दुर्बलता हो। क्षमा करें, मैं बस व्याकुल हो उठा था। समय बीतता है। वर्षों बाद राजकुमार गौरव अब एक युवा, बलशाली और आत्मविश्वासी युवक बन चुके थे। ये हमारे अंतिम निर्णय है। शिल्पकारों को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और किले के निर्माण में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। गौरव, तुम इस पर निगरानी रखोगे। पिताजी क्षमा करें, पर मैं ये कार्य नहीं करना चाहता। मेरा मन इस प्रकार की निगरानी में नहीं लगता। मैं कोई दरबारी नहीं बनना चाहता, मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा बनना क्या केवल तलवार चलाने से होता है? जो अपने पिता के आदेश के अवहेलना कर रहे हो, वो उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं। तो मत बनाइए मुझे उत्तराधिकारी। मैं आपकी हर बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। बस करो गौरव, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर मुझे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है, तो क्या मैं केवल सिंहासन का दास बनकर रहूं? नहीं माँ, मैं अब और नहीं रह सकता। तो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो जाओ जाओ जंगल में शिकार पर। शायद वहां जाकर तुम्हें समझ आए कि जिद और अहंकार से क्या परिणाम होता है। हाँ, मैं जाऊंगा, अभी अकेले। तुम अकेले नहीं जाओगे, मंत्री जी तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं पिताजी, अब मैं किसी की छाया नहीं रहूंगा। मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। गौरव बेटा, ऐसे ना जाओ। अकेले जंगल में जाना खतरनाक है। कम से कम मंत्री जी को साथ ले लो। ठीक है माँ, आपकी बात का मान रखता हूँ। मंत्री जी साथ चलेंगे, पर रास्ता मैं तय करूंगा। अगले दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार गौरव और मंत्री जंगल की ओर निकलते हैं। मंत्री जी, आप यहीं रुको। इस झाड़ी के पार मैंने शिकार की हलचल सुनी है, मैं अभी आता हूँ। राजकुमार, अकेले मत जाइए, कुछ हो गया तो? डरिए मत, मैं आ जाऊंगा। राजकुमार गौरव झाड़ियों में आगे बढ़ जाते हैं। अचानक उनकी दृष्टि एक झील के किनारे झुकी एक युवती पर पड़ती है। ये कौन है? इतनी सरल, इतनी शांत, जैसे इस जंगल की आत्मा हो। मैं इस दृष्टि से दूर नहीं हट पा रहा। फिर राजकुमार गौरव नदी के किनारे जाते हैं। तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं कल्पना, यहीं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मैं नदी से पानी लेने आई थी। अगर मैं किसी अनुचित समय पर आई। कल्पना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है?
मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, राजकुमार गौरव। लेकिन आज मैं एक राजकुमार नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह खड़ा हूँ जो किसी से दिल लगा बैठा है और उस प्रेम को समझना चाहता है। राजकुमार क्षमा करे, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी आंखों ने ये कभी नहीं सोचा था कि राजमहल का राजकुमार मेरे ऐसे साधारण आदमी के सामने खड़ा होगा। ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। मेरी भूल क्षमा करें। कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ, ये कन्या क्या आपकी पुत्री है? हाँ राजकुमार, ये मेरी ही बेटी है, कल्पना। मैं रामू, वही धोबी जो आपके महल के वस्त्र धोता है और जिसे इस जीवन में बस 2 ही चीजों पर गर्व है, अपनी ईमानदारी और मेरी ये बेटी। तो सुनिए रामू जी, मैं आपकी पुत्री कल्पना से विवाह करना चाहता हूँ। ना कोई छल, ना कोई संकोच। मेरा मन, मेरा हृदय केवल उसी को स्वीकार करता है। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं एक साधारण धोबी हूँ, मेरी हैसियत मिट्टी बराबर है और आप तो उस आकाश के तारे हैं जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ये संभव नहीं है, कभी नहीं। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी? ये विवाह इस तरह कैसे? रामू जी, मैं जानता हूँ ये राह आसान नहीं, पर क्या प्रेम के लिए भी कोई मापदंड तय किए जाते हैं? क्या किसी का जन्म उनकी भावनाओं से बड़ा हो सकता है? मैं कल्पना को जीवन संगीता बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं हर दीवार, हर रुकावट तोड़ने को तैयार हूँ। चल कल्पना, हमारे जैसे लोगों की जगह ऐसे सपनों में नहीं होती। ये दुनिया हमारी सच्चाई को नहीं स्वीकार करती। अब कुछ भी हो जाए, मैं तो शादी इसी से करूंगा। इतना कहकर राजकुमार गौरव महल की तरफ निकल पड़ते हैं।